आज हम लोगों को जो देखना है वह देखना है किसान विद्रोह। किसान विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। शांत रहें। किसान विद्रोह, किसान विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग किसान विद्रोह में, जैसे हमने जनजातीय विद्रोह को भी देखा था, और जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में हम लोगों ने वहाँ देखा था कि उसके क्या कारण हैं और फिर उसका स्वरूप क्या है और कौन कौन से प्रमुख जनजातीय विद्रोह रहते हैं। ठीक, अगर किसान विद्रोह को हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हमें दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले तो यह देखना है कि आखिर इसका कारण क्या है, किसान विद्रोह का क्या कारण रहा। यहाँ भी आप देखो तो इसका स्वरूप क्या रहा, स्वरूप क्या रहा किसान विद्रोह का, यह किस प्रकार का यह रहा है। और इसके साथ साथ एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे और वह है कुछ प्रमुख विद्रोह, जो किसान विद्रोह के रूप में प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह यह हम लोगों को देखना है। अब यहाँ आप देखो कि ये जो दो सेक्शन है, कारण और इसका स्वरूप, यह आपको मेंस ओरिएंटेड होगा। ठीक है, ये आपको मेंस ओरिएंटेड होगा, यहाँ से आपको मेंस में पूछा जाएगा। यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि प्रमुख विद्रोह जो है, यह प्रमुख विद्रोह आपको, जिसमें 19वीं सदी के भी कृषक विद्रोह हैं और 20वीं सदी के भी कृषक विद्रोह हैं। जैसे अगर हम लोग प्रमुख विद्रोह की बात करें तो प्रमुख विद्रोह आपको दो चरणों में आप यहाँ पे देख रहे हो किसानों का विद्रोह। एक तो हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी का विद्रोह, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं वह है आपको 20वीं सदी का कृषक विद्रोह, 20वीं सदी का। अब 19वीं सदी के कुछ प्रमुख विद्रोह का अगर चर्चा किया जाए तो इनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक सबसे पहला जो विद्रोह है वह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल का ही है विद्रोह, शुरुआती चरण में बंगाल में ही, चूँकि सबसे पहले ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई कहाँ से, बंगाल से हुई, तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को विरोध किस क्षेत्र से झेलना पड़ेगा, बंगाल के क्षेत्र से ही। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह एक विद्रोह होता है सन्यासी विद्रोह। यह 19वीं सदी का विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आप देखते हो तो फिर बंगाल के क्षेत्र में ही एक और विद्रोह हो रहा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह यह भी आपको बंगाल का ही है, नील विद्रोह। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर फिर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार भी हुआ है, और प्रसार होता है। फिर यहीं पे एक और विद्रोह है आपका, वह है आपको पावना, पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार भी हो रहा है महाराष्ट्र के क्षेत्र की ओर, और उधर हम लोग देखते हैं तो एक और विद्रोह इसी समय काल का है, यानी 19वीं सदी का ही हम लोग कहेंगे, वह है दक्कन कृषक विद्रोह, दक्कन कृषक दंगा, दक्कन कृषक विद्रोह, दक्कन कृषक विद्रोह। तो यह हम लोग देखें तो यह 19वीं सदी के और भी विद्रोह हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आप देखते हो पागलपंथी विद्रोह है, इसके साथ साथ आपको रंगपुर विद्रोह है, इसके साथ साथ आप देखते हो तो फराजी आंदोलन है। तो ये सब कृषक विद्रोह के रूप में बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह है जो 19वीं सदी के। उसी प्रकार आप देखते हो तो 20वीं सदी के अगर हम विद्रोह की बात करें तो 20वीं सदी के भी कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जो आपको थोड़ा अलग स्वरूप में होगा। जैसे शुरुआती चरण में आप देखते हो तो 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है, और वह है चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पहली बार गांधी ने यहीं पे इसी 1917 के चंपारण सत्याग्रह में, यहाँ पे आपको, यानी गांधी ने आंदोलन का धमकी दिया था, सत्याग्रह की धमकी, भूख हड़ताल की धमकी उन्होंने किया नहीं था, धमकी दिया था भूख हड़ताल की। खैर सरकार डर गई थी गांधी के उस धमकी से। तो ये हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह है 1917 का। इसके बाद आप देखते हो तो गांधी ने फिर अगला आंदोलन जो किया वह आपको खेड़ा आंदोलन है। खेड़ा आंदोलन 1918 का, खेड़ा आंदोलन,
यह भी आपको कृषक विद्रोही है, कृषक विद्रोही है। अहमदाबाद को नहीं, अहमदाबाद चूंकि वह मजदूर से संबंधित था इसलिए उसे हम लोग कृषक विद्रोह में उसको नहीं रखेंगे। तो चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, आगे चलकर आप देखते हो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फिर हम लोग बारदोली 1928 का, तो यहाँ आप देखो यह भी 20वीं सदी का बारदोली आंदोलन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका भी है बारदोली में, बारदोली आंदोलन में। इसके बाद फिर आप देखते हो तो तेभागा आंदोलन है, 1946 का है तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन है। उसके बाद आपको और भी है, मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह है, तेलंगाना आपको विद्रोह है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बारदोली हो गया, तेभागा हो गया, तेभागा हो गया, ये सब कुछ 20वीं सदी के महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जिनके स्वरूप अलग होंगे, इसकी प्रकृति अलग होगी। यह इस विद्रोह में आप देखोगे कि इसमें प्रांतीय और आपको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की भागीदारी भी इसमें होगी इन विद्रोहों में, जो 20वीं सदी के। 19वीं सदी का विद्रोह थोड़ा अलग किस्म का होगा। 19वीं सदी के आप विद्रोह को देखो तो यह आपको यानी जो विद्रोह है वह आपको जमींदार विरोधी विद्रोह है, यानी सामंतवाद विरोधी है जो 19वीं सदी का विद्रोह है। इसका स्वरूप भी बड़ा सीमित है, इसका प्रभाव भी बहुत व्यापक नहीं है। यह आपको क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर असंगठित है, यह आपको कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है, यह क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर है, संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाए हुए है। अभी इन विद्रोही नेताओं की जो समझ है वह समझ बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। इनको लगता है कि हमारा जो शोषक है वह आपको ब्रिटिश सरकार नहीं है, बल्कि हमारा शोषण किसके द्वारा हो रहा है, तो जमींदारों के द्वारा हो रहा है, महाजनों के द्वारा हो रहा है, साहूकारों के द्वारा हो रहा है, हम इनसे परेशान हैं। तो वह उसके विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे, ना कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे। लेकिन 20वीं सदी का जो किसान विद्रोह है वह थोड़ा अलग स्वरूप में है। यहाँ तक आते आते आप देखते हो कि बहुत सारे कृषक संघ का गठन हो जा रहा है, जो किसान संघ है। जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अखिल भारतीय कृषक संघ भी गठित हो रहा है। उसके पहले कुछ प्रांतीय किसान सभा का गठन हो रहा है, जैसे अवध किसान सभा है, इसके साथ साथ बिहार प्रांतीय किसान सभा है, उड़ीसा प्रांतीय किसान सभा है। तो इस तरीके से बहुत सारे किसान सभा का गठन हो जाता है। यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देगा। और 1917 की जो रूस की क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति है, वहाँ से एक नई विचारधारा का भी जन्म होता है और उस विचारधारा का प्रभाव आपको दिखाई देगा, जिसके कारण भारत में कृषक संघ गठित होंगे, किसान संगठन आपको बनने लगता है। तो इन सब पे उनका प्रभाव हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब अगर इनके कारण की बात की जाए कि इसका कारण क्या रहा है, 19वीं सदी का जो कृषक विद्रोह है, इस कृषक विद्रोह का कारण क्या रहा है, आखिर क्यों किसान, क्योंकि किसान भी चूँकि जनजातियों की तरह ही ये भी अशिक्षित लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आखिर यह क्यों विरोधी रुख को अख्तियार करते हैं। तो इनके कारणों की अगर तलाश की जाए तो इसका कारण एक तो अगर हम लोग देखते हैं तो वह है भू राजस्व व्यवस्था, बढ़ता हुआ भू राजस्व दर। तो एक इसका सबसे बड़ा कारण है वह है बढ़ता हुआ भू राजस्व दर, बढ़ता हुआ भू राजस्व दर, भू राजस्व दर। अब आप देखो कि किसान जो है सबसे ज़्यादा परेशान किससे है, वह उस राजस्व वृद्धि से परेशान है। ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति, ऐसे जो भी विद्रोह हो रहे हैं ये सब प्रतिक्रिया है, भारतीय प्रतिक्रिया। हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि भारतीय प्रतिक्रिया हम लोग कैसे देख रहे हैं। तो एक तो भारतीय प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश नीति है, चाहे वह कोई भी नीति है, आर्थिक नीति है, प्रशासनिक नीति है, सामाजिक सांस्कृतिक नीति है, तो इसको लेकर भारत में प्रतिक्रिया हो रहा है। और वह प्रतिक्रिया किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और 1857 के विद्रोह के रूप में हम लोग देखते हैं। क्योंकि अब सभी वर्ग, भारत में जो भी वर्ग है, चाहे वह किसान हो, जनजाति हो, जमींदार हो, सेना हो, कोई भी ब्रिटिश नीति से संतुष्ट नहीं है। सभी लोग ब्रिटिश नीति से असंतुष्ट हैं और यह उनके असंतोष का ही परिणाम है कि अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिसमें जनजातीय विद्रोह भी है, किसान विद्रोह भी है और 1857 का विद्रोह भी है। अब एक इसका बड़ा कारण है बढ़ता हुआ भू राजस्व दर। क्योंकि भू राजस्व दर में हम लोग देख रहे हैं कि हर, चाहे कोई भी राजस्व व्यवस्था, उन सब में आपको किसानों का शोषण हो रहा है और सबका दर जो है वह रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इससे किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं।
दूसरी ओर आप देख रहे हो कि ब्रिटिश जो नीति है, जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, जो भू राजस्व नीति है, इस भू राजस्व नीति के तहत किया गया तो इसमें आपको जमींदारों को किसानों के अधीन कर दिया गया। ये किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया गया, यानी पूरी तरीके से अब जमींदारों के हाथों में किसानों के गर्दन को सौंप दिया गया। इससे भी किसान असंतुष्ट हैं, उन्हें आपको जमीन से बेदखल कर दिया जा रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि इस जमींदारी व्यवस्था के कारण कुछ ऐसे वर्ग आ रहे हैं जिनको कृषि से कोई लेना देना नहीं है और जिनको कृषि की कोई जानकारी नहीं है। साहूकार और महाजन जैसे वर्ग, वो केवल लाभ के लिए आ रहे हैं, वह जमींदार बन रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं। दूसरी ओर इस बढ़ते हुए भू राजस्व के कारण अब चूंकि किसान अपने जमीन को खोने का किसानों को डर है, अब वह जमीन को बचाना चाहता है और जमीन को बचाने के लिए वह साहूकारों के चंगुल में चला जा रहा है, महाजनों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है, वहां भी उसका शोषण हो रहा है। तो इससे भी किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। इससे हो क्या रहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। अब किसान वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, वह इस व्यवस्था से खुश नहीं है। तो यह भी, ये जो ऋणग्रस्तता है, इस ऋणग्रस्तता भी विद्रोह का कारण बन रहा है, यानी ऋणग्रस्तता। अब यह ऋणग्रस्तता कैसे है? तो ऋणग्रस्तता को हम लोग देख रहे हैं कि यह जो ऋणग्रस्तता है, अब यह साहूकारों और महाजनों के कारण है। किसान कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है, इससे भी असंतोष बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप देखो तो एक और असंतोष का बड़ा कारण है और वह है कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण। अब यह जो कृषि का वाणिज्यीकरण है, अब चूंकि बढ़ते हुए भू राजस्व को देखते हुए किसान अब अपनी खेती के तरीके को परिवर्तित करता है। अब वह नकदी फसल उत्पादन करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे विवश कर दिया जाता है। ऐसे स्थिति में किसान क्या किया कि किसान आपको नकदी फसल के रूप में कपास, जूट, अफीम, इन सब की खेती करने लगा। और खेती स्वेच्छा से नहीं किया जा रहा है, बल्कि खेती इनको मजबूर करके करवाया जा रहा है, यह ब्रिटिश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो इससे भी किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, यह भी उसके विरोध का कारण है, क्योंकि इससे आप देख रहे हो कि खाद्यान्न संकट की समस्या का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। अब ऐसे स्थिति में किसान कब तक अपने धैर्यता को बनाए रखेगा? वह विद्रोही रुख को अख्तियार करेगा। तो यह जो कृषि का वाणिज्यीकरण है, इस कृषि का वाणिज्यीकरण भी, क्योंकि इसमें नकदी फसल को बढ़ावा दिया गया। अब आप देखो कि नकदी फसल जो किसान उत्पादन कर रहा है, चाहे वह जूट उत्पादन कर रहा हो, अफीम उत्पादन कर रहा हो, नील की खेती करवाई जा रही हो, क्या कोई भी किसान, भारतीय किसान, क्या वह स्वेच्छा से कर रहा था? क्या वह स्वेच्छा से नहीं कर रहा था, उसे जबरन करवाया जा रहा था। एक तो वह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा किसान नहीं है। दूसरी ओर राजस्व दर में इतनी वृद्धि कर दी गई है कि वह राजस्व को देने में सक्षम नहीं है। अब वह करे तो क्या करे? ऐसे में उसको आपको एक नई पद्धति अपनाई गई, जिसे आपको कहा जाता है ददनी प्रथा। यह प्रश्न पूछे हुए प्रीलिम्स में, ददनी प्रथा। भारतीय किसानों को क्या किया जाता था कि अग्रिम ऋण दे दिया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा, एडवांस पैसा कि ये भाई लो, तुम पैसा पहले ले लो और ऐसा करो कि इस पे एक कागज पर तुम दस्तखत कर दो। अब उस पे कुछ भी नहीं लिखा होता था, ब्लैंक पेपर होता था। किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वह ठप्पा लगा देता था, उसे अग्रिम ऋण थमा दिया जाता था और उसके बाद उस ऋण के एवज में उससे अपने मनोनुकूल खेती करवाई जाती थी, जिसमें आपको नील, अफीम, जूट, इन सब की खेती करवाई जा रही थी। इससे कहीं न कहीं किसान जो था वह असमर्थ होता चला जा रहा है। उसे यह जो खेती है वह बाध्यकारी लग रहा है, वह एक थोपी हुई उसे प्रतिक्रिया लग रहा है। उसे लग रहा है कि यह हमारे ऊपर जबरन थोपी गई है, वह स्वेच्छा से इस कृषि को नहीं कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस नगदी फसल का उसको लाभ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके खरीदार केवल ब्रिटिश ही हैं और उसे औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच भी नहीं बढ़ा पा रहा है,
जबकि उसकी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुकी है, लेकिन वह उस लाभ से वंचित हो जाता है। तो इससे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह खाद्यान्न संकट आगे जाकर विद्रोह का कारण बनता है। भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई इन नकदी फसल को उत्पादन करने के कारण। इसके साथ साथ आप देखते हो तो एक आध कारण नहीं, इसके साथ और एक बड़ा कारण है, और वह है हमारे हस्तशिल्प उद्योग का पतन। क्योंकि हमारा उद्योग जो था वह कृषि पर आधारित उद्योग था। हमारा जो कुटीर उद्योग था वह किस पर आधारित उद्योग था? दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध था, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगर एक व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो दूसरे पर असर स्वाभाविक रूप से उस पर पड़ता था। अब मान लो परिवार में अगर कोई भी सदस्य बीमार पड़ता है तो उसका इफेक्ट सभी पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? सभी पर पड़ता है। आज आप यहाँ हो, कल आपको सुनने के लिए मिले कि भाई आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके प्रभाव से वंचित रह जाओगे, उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमारे उद्योगों के साथ ऐसा ही हुआ कि हमारा उद्योग और कृषि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमारा जो कुटीर उद्योग था वह कृषि पर आधारित था। अब कृषि के तकनीक में परिवर्तन ला दिया गया, क्योंकि अब आप देखो कि हमारे जैसे आप कोई भी उद्योग को आप देख लो, बढ़ई गिरी आप देख लो, तो अब बढ़ई अगर कुछ भी बनाता था तो वह किसके लिए बनाता था? वह किसानों के लिए बनाता था ना। अगर बढ़ई कुछ भी बना रहा है लकड़ी की सामग्री से वह जो भी बना रहा है लकड़ी से, तो वह किसके लिए बना रहा था? वह किसानों के लिए बना रहा था। उसके एवज में उसको किसान क्या देते थे? नकदी पैसा देते थे क्या? उसके एवज में किसान उसको क्या देते थे? कृषि फसल देते थे। अब कृषि फसल ही बदल गया तो अब क्या उस बढ़ई को अब क्या अफीम आप दोगे? क्या उसको आप जूट दोगे? क्या उसको आप नील दोगे? वह आपके लिए काम क्यों करेगा? तो ऐसे स्थिति में उद्योग पर असर पड़ा। तो यह एक विद्रोह का कारण हस्तशिल्प उद्योग का पतन भी होगा या नहीं होगा? तो यह जो कृषक असंतोष है, क्योंकि असंतोष बढ़ रहा है, ऐसे ही विद्रोह नहीं होता है। पहले आप असंतुष्ट होते चले जाते हो। कोई मान लो आपको अगर कोई परेशान करता है तो आप तुरंत लड़ने के लिए थोड़े उतारू हो जाते हो। आप धीरे धीरे, क्योंकि वो रोज टॉर्चर करता है, एक दिन ऐसा होता है कि आप वह असहनीय आपके लिए हो जाता है, तो फिर आप उसका विद्रोह करते हो, उसका विरोध करते हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह जो हस्तशिल्प उद्योग का पतन है, हस्तशिल्प उद्योग का पतन यानी इन सब ने असंतोष को बढ़ाया है। इन सबसे कृषक असंतोष बढ़ा है और यही बढ़ता हुआ असंतोष विद्रोह का कारण हो रहा है। आगे की और भी घटनाएं हैं। अगर आगे की घटनाओं को आप देखो तो इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना है और वह है प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध का इसमें क्या लेना देना है? तो प्रथम विश्व युद्ध का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण आप देखते हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बड़े पैमाने पर भारतीय जो खाद्यान्न फसल है उसको निर्यात कर दिया गया। यह यूरोपीय राष्ट्रों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके लोग तो लड़ने में लगे हुए हैं, सेना में शामिल हो गए हैं, उनका कृषि दुष्प्रभावित हो गया है। ऐसे स्थिति में भारत से खाद्यान्नों का निर्यात ब्रिटेन बड़े पैमाने पर किया गया, और जब बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया तो इसका इफेक्ट भारत में होगा या नहीं? किसानों को तो तात्कालिक लाभ हुआ, उनके फसलों को औने पौने दाम पर खरीद लिया गया। उनको लगा कि बड़ा फायदा हो रहा है, सब कुछ बेच डालो, वे बेच डाले। लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ा? महंगाई बढ़ गई। जब आपको सामान का शॉर्टेज होगा, वस्तु का शॉर्टेज होगा, तो उसका निगेटिव असर पड़ेगा कि महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। अब महंगाई बढ़ गई। अब बढ़ती यह जो महंगाई में वृद्धि हुई, इस महंगाई के कारण अब किसान पहले से ही उसका हालत खराब है, पहले से ही राजस्व दर बढ़ा हुआ है, पहले से ही ऋणग्रस्त है, वह पहले से ही उसके पास खाद्यान्न सामग्री नहीं है। अब इसने इस जो महंगाई वृद्धि है, इस महंगाई वृद्धि ने उस किसान के असंतोष को और भी बढ़ाने का काम किया। यह विद्रोह का कारण हो रहा है। इसके साथ साथ कृषक
किसान विद्रोह के एक और कारण है, और वह कारण क्या है? वह है आपको रूस की साम्यवादी क्रांति। अब रूस की जो साम्यवादी क्रांति हुई, रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, तो यह जो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई, इस क्रांति से एक नए विचारधारा का उद्भव हुआ, और वह था समाजवाद। वह था समाजवाद। अब समाजवादी विचारधारा धीरे धीरे भारत में आने लगा। अब लोगों को यह लगने लगा कि अगर हम भी संगठित होकर इस सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे तो हमारी भी जीत होगी। इस बोल्शेविक क्रांति ने एक बहुत बड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने का काम किया। इसने एक मैसेज देने का काम किया कि अगर हम भी संगठित होकर, क्योंकि रूस में वही हुआ, लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया, उनकी जीत हुई, तो इसमें यह हुआ कि अगर हम भी संगठित होकर, एकजुट होकर अगर इस सरकार का विरोध करते हैं तो इन सारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। और देश में साम्यवादी विचारधारा फैलने लगा, समाजवादी विचारधारा फैलने लगा, और फिर धीरे धीरे किसान संघ गठित होने लगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी भूमिका है, उनको कैसे छोड़ सकते हो, इसमें है गांधी, गांधी की भूमिका। अब होता है ना कि पहले से ही जला हुआ उस पर आकर कोई नमक छींट दे, गांधी ने यही काम किया। असंतोष पहले से ही था, गांधी ने क्या किया, उस असंतोष को और बढ़ावा देने का काम किया। इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की, ब्रिटिश विरोध की जो शुरुआत की, वह किस मुद्दे को लेकर? वह कृषक मुद्दे को लेकर, वह किसानों के मुद्दे को लेकर। सबसे पहला आंदोलन गांधी ने किस मुद्दे को लेकर किया? किसानों के मुद्दे को लेकर। अब इससे क्या हुआ कि कृषक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाने लगा। उस राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं वह आपको किसानों की समस्याओं को उठाने लगे। उधर किसानों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। 20वीं सदी का जो कृषक विद्रोह है, उस कृषक विद्रोह में आप देख रहे हो तो गांधीवादी तरीके अपनाए गए, जिसमें जेल भरो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको राष्ट्रीय नेताओं के उनके आपको गिरफ्तारी से मुक्त करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। अब किसान के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाने लगा और किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह विद्रोह का कारण एक गांधी की भूमिका भी है। तो इस कारण से भारत में किसानों ने विद्रोह किया है। यह कृषक विद्रोह का एक बड़ा कारण है, जो कृषक विद्रोह के कारण के रूप में हम लोग देखते हैं। जहां तक अगर बात की जाए किसानों के विद्रोह की, तो किसानों का विद्रोह कोई पहली घटना ऐसा नहीं है कि वह ब्रिटिश शासन काल में ही हो रहा हो। जहां तक किसानों के विद्रोह करने की बात है, तो इस प्रवृत्ति को हम मुगल काल में भी देखते हैं। मुगल काल में भी इस तरीके से विद्रोह होता था। वहां भी किसान आपको सड़क पर, वहां भी किसान आपको विद्रोही तेवर अख्तियार करते थे, लेकिन उसका कारण कुछ और होता था, उसका कारण यह नहीं होता था। लेकिन यहां जो हम कृषक विद्रोह का कारण देख रहे हैं वह ब्रिटिश नीति के कारण हो रहा है। उसके लिए ब्रिटिश सरकार की नीति उत्तरदायी है, उनकी आर्थिक नीति उत्तरदायी है, जिसके कारण किसान विद्रोह हो रहा है। तो इसे ही हम यहाँ पे बतलाएंगे कि कृषक विद्रोह का कारण क्या है। तो उसको लिख लो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोग, है ना। कृषक विद्रोह का कारण लिखना इन्हीं सब चीज़ों को है। आपके पास अगर देखो पॉइंट्स है, 20-20 वर्ड भी आप अगर लिखते हो तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। और 20 वर्ड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको 4-5 वर्ड तो एक एक में ऐसे ही है ना। तो आप खुद से भी बस आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा सोचना है, खोजना है, माइंड पर बल देना है। देखो मस्तिष्क का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मस्तिष्क का इस्तेमाल करें ना, क्योंकि देखने के दो नज़रिए होते हैं, एक होता है आई साइट और एक होता है माइंड साइट। हम दो चीज़ों से देखते हैं, एक आँख से देखते हैं और एक दिमाग से देखते हैं। तो आँख अगर बंद भी कर लो तब भी दिमाग से देखा जा सकता है। कभी आपने देखा है कि आप आँख बंद किए और अपने घर तक की यात्रा करके आ जाते हैं? होता है या नहीं? आप क्लास में बैठे बैठे पता चलता है कहाँ कहाँ घूम कर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल अगर इधर भी कर लोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा ऐसे ही। लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं।
ये बहुत दुष्ट है। माइंड जो है ना वो बहुत दुष्ट है, उसे आप अच्छा मत मानो। भाई ये अच्छा कैसे हो सकता है जो पूरा विध्वंस को जन्म देता है? और अगर ऊपर वाले ने आपको बनाया है मनुष्य के रूप में, तो इसके लिए आप कम से कम उसका वो मानो, शुक्रिया अदा करो कि भाई कम से कम, नहीं तो वह कुछ भी बना सकता था। वह कुत्ता बना देता, वह चींटी बना देता, कुछ भी बना सकता, मेढक बना देता रहो कुएं में। तो भाई वो तो कुछ भी बना सकता था ना। अगर आपको बनाया है तो इसलिए कि आप सोचो, और जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक ये एग्जाम, देखो ऐसे भी आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यह आपको मेमोरी बेस्ड नहीं है, यह थिंकिंग बेस्ड है। यह याद करने पर आधारित एग्जाम नहीं है। हर एग्जाम का अपना दायरा होता है। जैसे कुछ एग्जाम में आप देखोगे कि जो नीचे लेवल का एग्जाम होता है वो होता है मेमोरी बेस्ड, जिसमें आप याद करके रट्टा लगाकर आप हो जाते हो, सफल हो जाते हो। लेकिन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वह मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, वह थिंकिंग बेस्ड एग्जाम है। जितना सोचोगे, जितना आप सोचोगे उतनी चीजें निकल कर आएंगे। बस इसका इस्तेमाल करना है। इसको जितना ढीला छोड़ोगे वो उतना ही सुस्त हो जाएगा। तो हमेशा इसका इस्तेमाल करें आप, और इस पे थोड़ा सा इसको लोड दें। आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग इसको बहुत फ्री कर दे रहे हो। जहां पे लोड देना होता है वहां पे खूब देते हो, और देखो निकाल कर दे देगा। सारा समस्या का समाधान यही करता है। मान लो कि आपको आज अगर घर जाना हो, सपोज दैट, मान लो कि घर जाना हो आपको, और आपको घर जाना है, आप यहां से स्टेशन निकले, आपकी ट्रेन की टाइमिंग पता चला कि 2 बजे की है, और आप जैसे ही राजीव चौक पहुंचे उसके बाद आपका वहां पे आपने देखा कि पूरा ट्रैफिक है और गाड़ी जा ही नहीं सकती। फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, ऑटो भी नहीं जाएगी। फिर क्या करोगे? पैदल जाओगे? नहीं, दो विकल्प आपके पास होता है उस समय। एक विकल्प है कि छोड़ो, छूटने दो ट्रेन को, यानी आपने माइंड को क्या किया, रिलैक्स कर दिया, छोड़ो जाने दो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जरूरी है, तो फिर आप क्या करते हो? आप पैदल भी भागना स्टार्ट कर दोगे, दौड़ना स्टार्ट कर दोगे वहां से, कि 15 मिनट का रास्ता है हमारे पास, आधे घंटे 40 मिनट का टाइम है, दौड़कर हम पहुंच जाएंगे। आप बैग उठाकर माथे पर रखकर और दौड़ते रहोगे स्टेशन तक। क्योंकि वो कौन दौड़ा रहा है? वो आपका माइंड दौड़ा रहा है। तो आप एक छोटे से काम के लिए, एक ट्रेन पकड़ने के लिए आपने अपना माइंड का इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ किस लिए? एक ट्रेन पकड़ने के लिए। और जहां जिंदगी का इतना बड़ा दाव लगा हुआ है जो पूरे जिंदगी को बदल सकता है, उसके लिए फिर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? इस्तेमाल तो उसके लिए भी होना चाहिए कि जहां पे जिंदगी का एक इतना बड़ा दाव लगा हुआ है, उसके लिए हम माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दिए हैं। हम उस और पूरी तरीके से हैं ही नहीं, उस सोच ही नहीं रहे हैं। चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुबह नहीं शाम को कर लेंगे। एक ट्रेन पकड़ने के लिए आप इतना इस्तेमाल किए कि आप किसी भी तरीके से बैग को उठाकर भागने लगे कि वह ट्रेन छूट ना जाए। लेकिन जो पूरी जिंदगी छूटने के लिए लगी हुई है, उस और आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है, और इसको हमेशा एक्टिव रखें। जितना इसको आप लोड दोगे वो उतना आउटपुट देगा, और जहां इसको आपने लोड देना छोड़ दिया वो आउटपुट देना बंद कर देगा। तो कोई भी चीज पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है, पढ़कर उसके विषय में सोचना पर्याप्त है। कि आप किसी भी चीज, देखो मैं देखता हूं आप लोगों का आंसर, कभी कभी आंसर इतना अच्छा आता है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है, और कभी कभार ऐसा आंसर आता है कि मुझे खुद डाउट लगता है कि मैंने ही पढ़ाया है या कोई और पढ़ाया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी आपने जिसको सोच कर लिखा, वाकई वह आंसर बहुत अच्छा आ जाता है, और जिसको आपने सोचा ही नहीं, वो आंसर फिर उसी तरीके का हो जाता है। तो थोड़ा सा हमेशा सोचें किसी भी चीज को। आप केवल पढ़ने पर फोकस ना रखें, पढ़ने के साथ साथ उसको सोचने पर फोकस रखें। कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आधा घंटा तो टाइम दो।
आधे घंटे आप उसमें से निकाल लो कि जो भी आप पढ़े हो उसको थोड़ा आप रिलैक्स होकर आंख बंद करके उसके विषय में सोचो। आप देखो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप खुद अच्छे टीचर के रूप में आप वहां पर सामने खड़े हो जाओगे। वो आपको कोई नहीं बता सकता है जितना आप उसके विषय में सोच सकते हो। तो जिन चीज़ों को भी आप पढ़ते हो, कम से कम उसमें 15 मिनट 10 मिनट आप एकदम रिलैक्स होकर आप आंख बंद करके उसके विषय में सोचें जरूर कि इसका क्या कारण। अब जैसे मैंने बतलाया कि इसका कारण, अब ऐसा नहीं है कि एक कारण आप नहीं जान रहे हो, ये सारे कारण आप जान रहे हो। और एक बार जब इस तरीके से आप सोच लोगे तो कभी माइंड से नहीं जाएगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप आंख बंद भी करोगे कि किसान विद्रोह कारण क्या था, पता चला इससे और 2 पॉइंट आप ज्यादा ही निकाल लोगे, कम नहीं होगा। तो हमेशा इस तरीके से थोड़ा सा प्रयास करना है उसके विषय में, हर चीज के विषय में थोड़ा थोड़ा सोचना है, और तभी जाकर कंप्लीट तैयारी हो पाएगा, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे।